आज की क्लास में हम लोग एक चीज हम छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। वो था अमीर खुसरो की काव्य संवेदना पर हमें बातचीत करनी थी, जो हम छोड़ चुके थे। अमीर खुसरो की काव्य संवेदना पर अगर अभी हमने बात नहीं की तो आगे सिलेबस भागेगा और फिर हम शायद वापस लौटते हुए भूल जाए। तो आज की क्लास में मैं अमीर खुसरो की काव्य संवेदना के जो मुख्य पहलू हैं उन पर थोड़ी बातचीत कर लूंगा। फिर उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, मैं आप लोगों से साझा कर लूंगा। तो आज उस पर बात कर लेते हैं। फिर कल परसों की जब भी क्लास होगी तो विद्यापति की कविता, जो उनकी 3 कविताएं लगी हुई हैं, गीत हैं, कवि गीत के फॉर्म में जो कविताएं लगी हुई हैं, हम उसकी क्रमशः व्याख्या करेंगे। आज हम बात करते हैं अमीर खुसरो के काव्य की मूल संवेदना पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमीर खुसरो आदिकालीन हिंदी साहित्य के प्रखरतम कवियों में से एक हैं। प्रखरतम शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आदिकाल के और जितने कवि हैं हमारे पास, जिनको हम जानते हैं और बताया जाता है, चाहे वे नाथ सिद्ध कवि हों, चाहे जैन कवि हों, या फिर वीर काव्य धारा के कवि हों, रासो काव्य धारा के कवि हों, उन सब की कविता कहीं न कहीं अपभ्रंश की धूलि से लिपटी हुई है। और मैं उसमें खरी बोली हिंदी, जिसका इतिहास और जिसका साहित्य हम लोग ऑनर्स में पढ़ते हैं, वो मुखर होकर खरी बोली हिंदी नहीं आई हुई है। और उस खरी बोली हिंदी को साहित्य के केंद्र में स्थापित करने का काम, उस स्थापना के बीज बोने का काम चूंकि अमीर खुसरो करते हैं, इसलिए आदिकाल में वो खरी बोली हिंदी के प्रखरतम कवि दिखाई देते हैं, जिन्होंने न सिर्फ खरी बोली हिंदी को उसके मूल स्वरूप में, जैसा कि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कविता के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की, बल्कि उस कालावधि में कोई कवि है जो कह रहा है कि मैं हिंद का तूती हूँ और हिंदी जुबान में बात करता हूँ, तो वो अकेला कवि है अमीर खुसरो। तो इस रूप में हिंदी को सीधे सीधे साहित्य और कविता से जोड़ने वाला, सीधे सीधे विशुद्ध खरी बोली हिंदी को, जो उपभाषाओं के फॉर्म में हम मैथिली वगैरह पढ़ते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन विशुद्ध खरी बोली हिंदी को हिंदी साहित्य की परंपरा से जोड़ने वाला अलहदा विद्वान है वो। और उस रूप में उसकी प्रखरता को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमीर खुसरो का जीवन जो है हम सब जानते हैं कि उनका जीवन विविधताओं से भरा हुआ जीवन था। जैसा कि हम लोगों ने विद्यापति के बारे में बातचीत की थी कि वो राज दरबार से जुड़े हुए थे, लगभग मंत्री पद को एंजॉय कर रहे थे अपने समय में। राजा शिव सिंह उनके अपने मित्र थे, और फिर उस राज दरबारी वातावरण से नीचे उतरकर जन भाषा में कविता लिख रहे थे। ठीक उसी अंदाज में हमारे अमीर खुसरो भी कविता लिख रहे थे और कविता के माध्यम से अपने समय से संवाद कर रहे थे। पांच पांच आप सब जानते हैं कि पांच पांच सल्तनतों के दरबार को उन्होंने देखा, और उनका नाम ही किसी एक सल्तनत के राजा ने दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें अमीर की उपाधि दी थी। तो उनके नाम पे पूरी तरह से आप देखते हैं कि उस समय के राजनीतिक इतिहास की छाप दिखाई देती है। और उस रूप में अपने ऊपर राजनीतिक इतिहास की छाप लिए हुए, अब आप जोड़ेंगे जब राजनीतिक इतिहास की छाप उनके ऊपर मौजूद है, और जब वो लिखते हैं छापा तिलक तज दीन ही रे मुंह से नायना लगा के, तो वहाँ छापा का मतलब कितना बड़ा हो जाता है। सिर्फ चंदन टीका नहीं रह जाता है, वो छाप वो सत्ता की पहचान के तौर पर भी सामने आता है। उनका स्वभाव मिस्र भाषा में जीने का था, और मैं तो मानता हूं कि अधिकतम भारतीय बुद्धिजीवी मिस्र भाषा में जीता है, मतलब एक साथ कई भाषाओं को जीता है और एक साथ कई भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कराता है। हमने विद्यापति के बारे में जाना था और हम अमीर खुसरो के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो खुसरो भी मिस्र भाषा के कवि हैं, फारसी के महानतम कवि हैं, जैसा कि हम लोगों ने बातचीत की थी, और खरी बोली हिंदी में कविता लिख रहे थे, हम जानते हैं उनको। उन्होंने काव्य रूपों का भी अनेक तरह से इस्तेमाल किया है, अनेक तरह के काव्य रूपों का इस्तेमाल किया है, जैसा कि आप सब जानते हैं। गीत का इस्तेमाल किया है, गीत में जो बाबुल गीत है, झूला गीत है, सावन गीत है, बसंत गीत है, अनेक तरह के गीतों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने पहेलियों का इस्तेमाल किया है, बूझ पहेली अनबूझ पहेली टाइप का। उन्होंने मुकरियों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने दो सुखना पद्य का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अनमेलिया या ढकोसला जैसे काव्य रूप का इस्तेमाल किया है।
निस्बत, गज़ल, दोहा इन सब तक का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से जैसे भाषाई विविधता उनके भीतर है, जैसे संवेदनागत विविधता उनके व्यक्तित्व में है, उसी तरह से काव्य रूप के स्तर पे भी आप देखेंगे, विविधतापूर्ण संसार उनके सामने है। एक तरफ वो अभिजात्य जीवन जी रहे थे, तो महाकाव्यात्मक ढाँचे में भी उन्होंने फ़ारसी में रचनाएँ लिखी हैं और दूसरी तरफ जनजीवन के प्रति एक गहरी संवेदना उनके भीतर मौजूद थी। तो जनजीवन में जो प्रचलित काव्य रूप थे, दोहे थे, सुखन थे, पहेलियाँ थे, मुकरियाँ थी, गीत थे, इन सब में भी उन्होंने साहित्य की रचना की है। तो एक कह सकते हैं कि एक साहित्यिक विराट व्यक्तित्व के रूप में अमीर खुसरो आदिकालीन कवियों के बीच हमें दिखाई देते हैं और इस रूप में खुसरो की खड़ी बोली में जो रचित रचनाएँ हैं, आज भी लोक कंठ में मौजूद हैं और हम जानते हैं कि कव्वाली जब भी गाया जाएगा, आप कव्वाली के किसी भी कार्यक्रम में जाएँगे, जब भी गाया जाएगा, तो अमीर खुसरो का जो गीत है, वो गाया ही जाएगा। उसके बिना कव्वाली अपूर्ण मानी जाती है, कव्वाली का कार्यक्रम अपूर्ण माना जाता है। ठीक उसी तरह से काहे को ब्याही विदेश रे, जो गीत है उनका, अब वो अलग-अलग रूपों में उसी के बोल और उसी के थीम को लेकर, उसी गीत के थीम को लेकर हमारे समय में कई तरह के गीत लिखे गए हैं। पंजाबी से लेके हिंदी से लेके तमाम भाषाओं में उनके गीतों का प्रभाव, उनके गीतों का बोल, उनके गीतों का कंटेंट, थीम लेकर कई तरह की रचनाएँ लिखी गई हैं और गाए जाते हैं शादी-ब्याह के अवसरों पर। तो अक्षुण्ण रूप में उनके गीत और अपने गीत के माध्यम से खुद अमीर खुसरो हम सबके जीवन में मौजूद हैं। ऐसे कवि थे अमीर खुसरो आदिकालीन कवियों में। ज़ाहिर-सी बात है इन्हीं सब वजहों से ये जो वजहें हैं कि उन्होंने कविता को इस तरह से आगे बढ़ाया, खड़ी बोली हिंदी को इस तरह से आगे बढ़ाया। ये खड़ी बोली हिंदी के लगभग पहले कवि माने जाते हैं और अपनी रचना में जैसे कि हमने बात की, अपनी रचना में हिंदवी का उल्लेख करना और उस हिंदवी का उल्लेख करते हुए दावा करना, जबकि फ़ारसी का बड़ा विद्वान है, दरबार में फ़ारसी की वजह से इज़्ज़त और सम्मान उसे दिया जा रहा है। जो तथाकथित उनकी अपनी दुनिया थी, इस्लामिक दुनिया, मुस्लिम्स की दुनिया थी, उसमें वो फ़ारसी रचनाओं की वजह से सम्मानित हो रहे हैं। लेकिन भारत में अगर उनकी लोकप्रियता की बात की जाए, तो उसका मूल आधार उनकी हिंदी रचनाएँ ही हैं, जिसकी वजह से जनप्रिय कवि के रूप में आज हम सबके बीच मौजूद हैं। और उनकी कविता इस मामले में एक ऐसा दर्पण है, जिसमें उनके समय का हिंदुस्तान झलकता है, हिंदुस्तान का पूरा प्रतिबिंब उभर कर सामने आता है। उनके पूरे गीतों में, उनके पूरे दोहों में, उनके पूरे छंदों में एक प्रेम भरा हृदय हमेशा छलकता रहता है, झलकता रहता है। और ज़ाहिर-सी बात है वे खुद कहते हैं, "चुमन तूतिए हिंदम अररास्त पुरसी, जिमन हिंदुइम तर नग्ज़ गोयम।" मैं तूतिए हिंद हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो हिंदी में पूछो और देखो मैं कितनी अद्भुत बातें तुमसे कहूँगा, मैं कितनी अनुपम बातें तुमसे बता सकता हूँ। मतलब एक कवि कह रहा है, अपने समय के शास्त्रीय भाषा, अपने समय की अभिजात वर्ग की भाषा, अपने समय की राजदरबार की भाषा, अपने समय की मुस्लिम समाज की अंतर्राष्ट्रीय भाषा को छोड़कर एक कवि कह रहा है कि मुझसे तुम हिंदवी ज़ुबान में बात करो और फिर मैं जो तुम्हें बताऊँगा वो अद्भुत बातें होंगी। यानी मेरे पास जो विशिष्ट बातें हैं, स्पेशल कुछ कहना है मुझे, वो मैं हिंदी ज़ुबान में कहना चाहता हूँ। तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो हिंदी ज़ुबान में बात करो। अब विद्यापति के पास देखिए, वो देसिल बयना सब जन मिट्ठा, तैं तैसों जंपौ अभट्ठा कहते हैं। अभट्ठ जो देसिल बयना है, जनता की ज़ुबान है। देसी भाषा का मतलब होता था उस समय जनता की ज़ुबान। जनता जिस भाषा को बोलती उसे देसिल बयना कहा जाता था और जो अभ्यात्य वर्ग के लोग बोलते थे, वो दरबारी भाषा कही जाती थी, देववाणी कही जाती थी। अमीर खुसरो भी विद्यापति की तरह या अमीर खुसरो की तरह विद्यापति भी आपको इस तरह अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपनी ज़ुबान यानी जनता की ज़ुबान का दावा करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कवि अलग-अलग समय में भी बहुत कम होते हैं और इन कवियों के भाषा संबंधी दावों से भी ये स्थापित हो जाता है कि वास्तव में वो जनता के कवि हैं, जन कवि हैं। इसी भाषा के दावे को लेकर एक दूसरी जगह उन्होंने लिखा है, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। तुर्क होने से इनकार नहीं करते, लेकिन तुर्क हिंदुस्तानियम मन, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ। अपने आप को मध्य एशिया का तुर्क, अरबी तुर्क नहीं कहते। आजकल के कुछ जो हमारे इस्लामिक विद्वान हैं,
वो अपने होने का दावा सीधे मध्य एशिया से करते हैं, लेकिन वो कहते हैं तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। मैं हिंदुस्तानी तुर्क व्यक्ति हूँ और हिंदी में जवाब देना पसंद करता हूँ, बात करना पसंद करता हूँ। तो ये एक छवि उनकी बनती है खरी बोली हिंदी को लेकर, और इस रूप में आदिकाल में कम से कम आप देखेंगे, आपको कोई दूसरा कभी ऐसा नहीं दिखाई देगा जो खरी बोली हिंदी को लेकर के इतनी मजबूत दावा पेश करता हो, और उसमें अपने कवि होने को लेकर, उस भाषा का नागरिक होने को लेकर इतनी मजबूती के साथ इरादा जाहिर करता हो। तो इस मायने में उनके काव्यगत विशेषता का जो काव्यगत पहलू है, एक साहित्यकार व्यक्तित्व का जो के विभिन्न पहलू होते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वो खरी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं, और खरी बोली हिंदी को साहित्यिक हिंदी के रूप में, साहित्य की भाषा के रूप में, काव्य की भाषा के रूप में दावा करने वाले महत्वपूर्ण कवियों में से पहले कवि हैं। और साथ में उस भाषा में कविता लिखने को लेकर के एक गुमान, एक स्वाभिमान का भाव उनके भीतर है। विद्यापति को झगड़ा करना पड़ा अपने परिवेश में, विद्यापति को झगड़ा करना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि दुर्जन लोग मेरी इस देसी भाषा का, देसिल वायना का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि दरबारियों से जिन दरबारियों से घिरे हुए थे वो विशुद्ध और परंपरागत थे। अमीर खुसरो जिस दरबार में थे, वो जनता के बीच से लगातार गुजरने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको अपना साम्राज्य स्थापित करना था। तो जनता के उस हिस्से के सहयोग से ही अपने साम्राज्य को स्थापित कर सकता था जो पहले से वंचित हो, दमित रखा गया हो, तो उसका फेवर लेकर ही काम कर सकता था। इसलिए उसकी भाषा के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन विद्यापति जैसे ही, जिस राज समाज से बिलोंग करते हैं विद्यापति, संबंधित हैं, जैसे ही वो जनता के बीच जाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उन पर छींटाकशी की जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, और साहित्यिक भाषा में उन्हें गालियां दी जाती है। तो इसलिए विद्यापति को थोड़ा सा टकराहट मूल्य लेनी पड़ती है, झगड़ना पड़ता है। और इस रूप में ये दोनों कवि देसिल वयना को लेकर, देसी भाषा को लेकर, अवजात या दरबारी भाषा को छोड़कर जनता की भाषा में बोलने को लेकर इतने कमिटेड है, ये बात आपको पहली बार दिखाई देती है। हाँ, रैक के पास ही। अब आप देखिए कि अमीर खुसरो जिस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, वो दावा भी हिंदी के रूप में ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसी हिंदी से बातचीत हम लोग एक दूसरी बातचीत भी कर लें। 19वीं शताब्दी में जो बहुत बड़े बहस बहस का विषय रहा, 20वीं शताब्दी में जाकर जिसका अंत होता है, हिंदी उर्दू का विवाद। और अमीर खुसरो इस हिंदी उर्दू के विवाद में कहाँ पक्ष लेते हुए आपको दिखाई देते हैं। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारतीय शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, नई शिक्षा नीति बना रहे थे, और वो इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि शिक्षा नीति में जहां एक तरफ अंग्रेजी भाषा मुख्य रूप से रहेगी ही रहेगी, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी जुबान को जगह दी जानी चाहिए, उसके माध्यम से भी शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी जनता को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तैयार करना था उन्होंने, और उन्होंने हिंदी को जगह देने की कोशिश की। और वहां से शुरू होता है एक नया विवाद, हिंदी उर्दू का विवाद। हिंदी उर्दू का विवाद क्या है? जो तथाकथित उर्दू बोलते हैं, जिसमें जिसकी लिपि फारसी होती है, और जिसके शब्द भंडार में फारसी शब्दों का बहुतायत है, वो उर्दू कहलाती है। और वे लोग मानते रहे, उसी दौर में मानते रहे कि दरअसल उर्दू जो है साफ शफाक जुबान है, बहुत बहुत रिच जुबान है, और उर्दू दरअसल जुबान है, भाषा है, जिसमें शिक्षा दी जा सकती है और जनता को शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये जो खड़ी बोली हिंदी है, ये तो एक गंवारू भाषा है, जिसमें व्यवस्थित शब्द भंडार नहीं है, जिसके व्याकरणिक कभी इतने व्यवस्थित नहीं है। तो उर्दू की जगह खड़ी बोली हिंदी में शिक्षा देना गलत डिसीजन है। और चूंकि प्रशासनिक तंत्र में उस समय मुगल प्रशासन से शिफ्ट होकर के सारे अंग्रेजी प्रशासन में हिस्सा बने हुए थे, और अंग्रेजी दरबार में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस हिंदी का, जिसकी शुरुआत खड़ी बोली के रूप में अमीर खुसरो ने कर दी थी, वो दरबार से जुड़ने के बाद उस लिपि में लिखी जाए। जैसे आज आप देखिए, आज हम लोग जो व्हाट्सएप फेसबुक पर अमूमन लिखते हैं, आमतौर पर जल्दबाजी में लिखते हैं, तो हम किस लिपि में लिखते हैं? रोमन लिपि में लिखते हैं। अब इस रोमन लिपि में लिखते लिखते हिंदी में क्या हो रहा है, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। अंग्रेजी शब्दों को जिस रूप में नहीं होना चाहिए, ये अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ रहे हैं। अगर ये गति चलती रही और रोमन लिपि में धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ गई,
खड़ी बोली हिंद में लिखने वालों की जगह रोमन लिपि में लिखने वालों की तादाद अगर ज़्यादा बढ़ गई, तो 50 साल बाद ऐसा दावा पेश किया जा सकता है कि दरअसल जो रोमन लिपि में हिंदी लिखी जाती है, वही हिंदी है। वो हिंदी तो गँवारू है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 19वीं शताब्दी में यही बात हुई। आप देखते हैं कि हिंदी का पहला कवि और उर्दू का पहला कवि, जिसे उर्दू वाले पहला कवि कहना चाहते हैं, अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो कहते हैं कि हिंदवी हिंदी जुबान है, और बाद के उत्तराधिकारी 19वीं शताब्दी में आकर कहते हैं नहीं, जिसे तुम हिंदी कहना चाह रहे हो वो दरअसल उर्दू है। क्यों? क्योंकि जो लोग दरबार से जुड़े हुए थे, उन्होंने जनता से हिंदी को अलग करने के लिए उसे फारसी लिपि में लिखना शुरू कर दिया। अब फारसी लिपि में लिखना शुरू कर दिया, और वही खाता सारा कामकाज फारसी लिपि वाली हिंदी में होने लगा, क्योंकि राजा बदल गए। अब तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया के राजा तो रहे नहीं, यहाँ की मिट्टी में पले बढ़े पैदा हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बने, तो उनका फारसी से कोई निजी जीवन का लगाव नहीं था। वो यहाँ की हिंदी बोलते थे। उस हिंदी में दरबारी माहौल की वजह से फारसी के शब्दों की बहुतायत रहती थी, और उस फारसी शब्दों से बहुतायत वाली हिंदी को फारसी लिपि में लिखा जाने लगा। तो आज 19वीं और 20वीं शताब्दी के विद्वान उसे विशुद्ध उर्दू और एक अलग भाषा का दर्जा देने की पूरी लड़ाई लड़ते रहे, और खड़ी बोली हिंदी को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश हुई, और उस कोशिश में पहले चरण में सफल हो गए। अंग्रेजों की 1836 में पास 1936 में नहीं 1836 में पास शिक्षा नीति में जिस खड़ी बोली को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात स्वीकार कर ली गई थी, नियम पारित कर दिया गया था, मुगल दरबार से जुड़े हुए जो पूरी पिछली परंपरा के लोग थे, उसमें सिर्फ मुस्लिम्स नहीं थे, उसमें भारत के वे सभी लोग थे जो मुगल दरबार में प्रशासनिक कामकाज से जुड़े हुए थे। उनको लगा कि अगर खड़ी बोली हिंदी आ जाएगी तो हम जो प्रशासनिक कामकाज पर हमारा एकल वर्चस्व है, छोटे से समाज का, छोटे से समूह का, वो वर्चस्व टूटेगा, और निम्न तबके से, सामान्य तबके से जनता प्रशासन में भागीदारी करने लग जाएगी, हमारी ताकत कम हो जाएगी, हमारी भागीदारी कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की जगह उर्दू नुमा फारसी नुमा जो खड़ी बोली हिंदी थी उसे उर्दू बताकर फारसी लिपि में महत्व दिया, और बताया कि नहीं, यही भाषा है जो असली भाषा है, और इसी भाषा में चाहे एजुकेशन का कामकाज हो, चाहे प्रशासन का कामकाज हो, शिक्षा का कामकाज हो या शासन का कामकाज हो, इसी भाषा को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उस पूरी बहस के बीच अगर हम अपने पूर्वज अमीर खुसरो से पूछने जाते हैं कि जो लोग हिंदी को उर्दू कहना चाहते हैं कुछ शब्दों की बहुलता और लिपियों के अंतर की वजह से, क्या वो सच में कोई उर्दू भाषा है, तो अमीर खुसरो हंसते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि कपड़ा बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाता। लिपि क्या है? कपड़ा है। तो आपने फारसी लिपि का लिबास पहना दिया है खड़ी बोली हिंदी को, और फिर आपने नाम दे दिया कि ये उर्दू है। तो एक झगड़ा हुआ, और उर्दू शब्द कहां से आया? उर्दू शब्द बना दरअसल जो बाजार जिसे हम कहते हैं उसका एक नाम उर्दू भी है, और उर्दू एक इलाके को भी कहते हैं। तो जो राज दरबार के आसपास, राज सत्ता के आसपास के जो पूरे इलाके होते थे, वहां जो चारों तरफ बाजारें लगती थी, पब्लिक स्पेस होता था, उसको उर्दू कहा जाता था। उसमें बोलने वाली जुबान को फिर नाम दे दिया गया उर्दू। तो जो मार्केट और पब्लिक स्पेस है उसमें तो खरी बोली हिंदी ही बोली जा रही थी। अंदर कुछ दरबार में और दरबारी लोग फारसी ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाहर वो खरी बोली हिंदी ही बोली जाती थी उन इलाकों में भी। तो उस खरी बोली हिंदी को उर्दू कह दिया गया। जैसे हिंद प्रदेश में बोली जाने वाले भाषा को हिंदी कहा गया, ठीक उसी तरह से उर्दू बाजार इलाके में बोली जाने वाली भाषा को, जो खरी बोली हिंदी थी, उर्दू कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे लिप्यांतरण हुआ। लिप्यांतरण के साथ साथ जाहिर सी बात है शब्दांतरण हुआ। जैसा कि मैं कह रहा हूं आज आप लोगों को कि जब आज हम लोग भाषा लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं छोटे छोटे व्हाट्सएप वगैरह पर, तो हमारे उस मैसेज में आप खुद गौर कीजिए, लिपि भी बदल गई, हम रोमन लिपि में लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे आधे शब्द अंग्रेजी के होते हैं, आधे शब्द हिंदी के होते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में इसे एक रोमनी हिंदी कहा जाएगा और जो खरी बोली हिंदी है वो गायब कर दी जाएगी? ऐसी संभावना बनती है। जैसा कि हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में जो खरी बोली हिंदी बोली जाती है, दावा किया जाता है, वो खरी बोली हिंदी अपने समय के व्हाट्सएप चैट और अधिकारी लोगों की जुबान बनकर लिपि बदलकर लिखी जाने लगी, बोली जाने लगी, और उसका नाम ही एक दूसरी भाषा के रूप में दर्ज कर दिया गया। तो ये फारसी, उर्दू और हिंदी का भी एक
लड़ाई चलती है, भाषाई लड़ाई चलती है, जिसकी गवाही अमीर खुसरो अलग तरह से देते हैं और बाद के अमीर खुसरो के वारिसों ने उसको अलग तरह से देखने, परखने और साबित करने की कोशिश की। ये एक अलग इलाका है जिस पर आप जब आप लोग एमए वगैरह करेंगे या हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आगे सेकंड ईयर में, तो आप लोगों को दूसरे सेमेस्टर में ये उर्दू बनाम हिंदी या ब्रजभाषा बनाम हिंदी का जो टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, वहाँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो हम बात कर रहे थे कि उनकी जुबान से और उनकी रचना से खरीबुल हिंदी का पहला पहला दावा आदिकाल में पेश होता है और बहुत पुख्तेपन के साथ, बहुत मजबूती के साथ वो दावा अमीर खुसरो रखते हैं और ऐसा कोई और कभी आपको उस दौर में आपको करता हुआ नहीं दिखाई देते हैं। और जिसे आज खड़ी बोली के साथ-साथ उर्दू कहा जाता है, आप कह सकते हैं कि उसका भी जन्म भाषाई तौर पर साहित्यिक महकमे में, हल्के में, अगर आप देखें तो उसका भी जन्म अमीर खुसरो की कविताओं से ही माना जाएगा। भले ही नाम बदल दिया गया है, तो उस रूप में वो चीज़ मानी जा सकती है और विद्वान लोग कहते हैं कि जो अ, उर्दू का पहला कवि है वो अमीर खुसरो है। तो देखिए कि अब अमीर खुसरो एक ऐसा कवि है जो 2 भाषाओं का पहला कवि साबित होता है। वही कारण सिर्फ़ एक है, लिप्यांतरण। लिपियों के अंतरण की वजह से वो 2 भाषाओं का जन्मदाता बन जाता है, साहित्यिक भाषा का। जनता में तो पहले से बोली ही जाती रही होगी। ऐसे अमीर खुसरो की कविता पर अगर हम विचार करते हैं कि उनकी कविता की संवेदना के महत्वपूर्ण पहलू कौन-कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि लोक जीवन की संस्कृति का वर्णन करना और उस लोक जीवन की संस्कृति के वर्णन के माध्यम से आध्यात्मिक प्रसंगों को लोगों के पास ले जाना, आध्यात्मिक अनुभवों को लोगों के पास ले जाना, यानी कविता के माध्यम से लोक जीवन के प्रसंग का वर्णन करना और लोक जीवन के प्रसंगों का वर्णन सुनाते-सुनाते सामान्य पाठक को, श्रोता को आध्यात्मिक जगत में ले जाना। ये उनकी कविता के संवेदना का एक व्यापक दायरा है। इस व्यापक दायरे के भीतर कई तरह की बातें आती हैं। जैसे पहली बात आप देखेंगे कि स्त्री जीवन के प्रति उनके भीतर कैसी संवेदना है। अपनी कविता में स्त्री जीवन के किन पहलुओं को उठाकर दिखाते हैं, रख कर दिखाते हैं आपको। तो उसमें आपको 2 तरह की बातें दिखाई देगी। एक एक वो स्त्री को प्रेम की मूर्ति मानते हैं। जो प्रेम का भाव है, जीवन में जो स्नेह का भाव है, उसकी मूर्तमान जीवंत प्रतिबिंब जो है स्त्रियाँ होती हैं। अगर आप अपने आप को एक प्रेमी व्यक्ति कहना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को मनुष्य से, समाज से और दुनिया से प्रेम करने वाला मानना और जानना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति जब भी आएगी, आपको अपने भीतर एक स्त्रीत्व को महसूस करना होगा। तो स्त्री का ये दर्जा देता है कि जब मनुष्य वास्तविक मनुष्य बनेगा, जब मनुष्य संसार से प्रेम करने वाला मनुष्य बनेगा, उस समय मनुष्य की क्या छवि होगी? एक स्त्री की छवि होगी। और इसी स्त्री छवि को धारण करके ही आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, अल्लाह से प्रेम कर सकते हैं, खुदा से प्रेम कर सकते हैं, ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। यानी स्त्री व्यक्तित्व के में जो प्रेम का एक स्वरूप होता है, उस स्त्री व्यक्तित्व के प्रेम स्वरूप को ग्रहण करते जीते हुए ही कोई बंदा, कोई भक्त अपने ईश्वर से संबंध बना सकते हैं। एक मनुष्य के रूप में ईश्वर से अगर संबंध बनाना है, ईश्वर की कृपा अगर पानी है, ईश्वर का अनुग्रह अगर प्राप्त करना है, तो आपके व्यक्तित्व के भीतर स्त्री प्रेम का गुण होना चाहिए। स्त्रीत्व में जो एक प्रेम का भाव, गहरा भाव होता है, कमिटमेंट होता है, एक प्रतिबद्धता होती है, एक सर्वस्व समर्पण की भावना होती है। जब तक स्त्री प्रेम के उस व्यक्तित्व को आप अर्जित नहीं करते अपने भीतर, आप खुदा से नहीं मिल सकते। आप ईश्वर से नहीं मिल सकते, आप ईश्वर तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो इस रूप में स्त्री के बारे में उनकी कविता में एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक और बहुत ही गहरा बोध दिखाई देता है कि जीवन में स्त्रीत्व का कितना महत्व है। स्त्रीतत्व का कितना महत्व है। दूसरा, समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है, उसके प्रति भी उनके मन में एक गहरी संवेदना दिखाई देती है। जब हम स्त्रीत्व की बात करते हैं और आध्यात्मिक प्रसंगों की बात आती है, तो आपको वाली याद कर लेंगे, छाप तिलक तज दिन हीरे तो सोना ना मिला के, और फिर उसमें प्रेम बटी का मदवा पिलाए के क्या होता है, नहीं होता है और कैसे यह लौकिक से अलौकिक भावना की तरफ यात्रा होती है। यह उनके दोहों में भी है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। प्रेम की इस धार में बहने का मतलब है अपने भीतर स्त्रीत्व को अर्जित करना। या फिर उस दोहे में जिसमें आध्यात्मिक प्रसंग उन्होंने व्यक्त किया है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस।
तो आप देखिए कि जहाँ भी अपने मन के उच्चतम भावों को खुसरो अपने पाठक तक प्रेषित करना चाहते हैं, संप्रेषित करना चाहते हैं, स्त्री का एक पूरा बिंब उभर कर सामने आ जाता है। और किसी भी कवि की कविता में कौन-सी चीज़ महत्वपूर्ण है, कौन-सी चीज़ गौण है, किन बिंबों, प्रतीकों का वो इस्तेमाल करता है, उसके माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। आखिर क्या कारण है कि जब भी मनुष्य और ईश्वर के प्रेम की बात हो, मानवीय जीवन में प्रेम की बात हो, तो बार-बार स्त्री का बिंब उनकी कविता में उभर कर आता है। या किसी भी कविता के कवि की कविता में उभर कर आता आता है। विद्यापति की कविता में तो संपूर्ण अस्तित्व का बिंब ही प्रेम का प्रतीक है। तो इस रूप में किसी कवि के भीतर श्रेष्ठतम भावों के लिए जिसे माध्यम बनाया जाए, जिसे आधार बनाया जाए, समझिए उसके प्रति उसका गहरा सम्मान है, उसके प्रति उसका गहरा लगाव है, उसके प्रति उसके मन में एक बहुत सम्मानजनक भाव और स्थितियाँ हैं। और इस रूप में आप तमाम श्रृंगारिक और आध्यात्मिक पदों में जब जाते हैं, तो आप देखते हैं कि खुसरो अस्तित्व के प्रति एक गहरी संवेदना रखते हैं। ये एक बात है। दूसरा पक्ष जैसा कि हमने कहा, काहे को ब्याहि विदेश रे लखी बाबुल मेरे। ऐसे गीत जब आपके सामने आते हैं खुसरो के, तो आपको लगता है कि उस आदिकालीन समाज में, सामंती समाज में, पितृसत्तात्मक समाज के भीतर, जहाँ पुरुष की ही वर्चस्ववादी सत्ता मौजूद है, स्त्री की अपनी कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है, स्त्री सिर्फ और सिर्फ एक अनुगामनी इकाई मात्र है समाज की। उस समाज के भीतर जब सत्ता में, प्रतिष्ठान में बैठे लोग, जिनका दायित्व है कि समाज में जनता के जितने भी रूप हैं, उन सबका कोई दुख दर्द है तो उन्हें सुने, समझें, जानें, उनको दूर करें। उनके बही खातों में, उनके द्वारा तैयार किए गए जो दस्तावेज हैं दरबारी, उनमें कहीं भी स्त्री जीवन की समस्याओं का, संकटों का, मजबूरियों का, पीड़ाओं का, दुख का कोई बयान नहीं मिलता। लेकिन एक कवि है, जब अपने कविता के माध्यम से अपने समय का दस्तावेजीकरण कर रहा है, जब वो अपनी कविता के माध्यम से अपने समय का इतिहास लिख रहा है, आप लोगों को ये जानना चाहिए, जिसे हम इतिहास कहते हैं और इतिहास ऑनर्स भी बनता है, पढ़ाई होती है, वो इतिहास भी अतीत के बारे में सिर्फ एक तरह की बात करता है। और इतिहास भी एक तरह का गल्प है, एक तरह की कहानी है। भाई 4 पत्थर मिल गए, 4 किताब मिल गए कोई, और उसके आधार पर आपने कहा कि इस समय का इतिहास यही है। तो क्या है? गल्प ही तो है। आपने उस इतिहास को देखा नहीं जो उस समय जिया गया था। चंद पत्थरों पर उत्कीर्ण लकीरों, पंक्तियों और चंद किताबों में जिक्र कुछ बातों के आधार पर आपने उस पूरे युग को फ्रेम कर देने की कोशिश की। ठीक उसी तरह जैसे कबीर हो, तुलसी हो, सूर हो, मीरा हो, खुसरो हो, कोई भी हो, अपने समय के चंद व्यक्तित्व के माध्यम से एक कहानी बनाते थे और बताते थे कि ये मेरा समय है। तो जैसे साहित्यकार अपने समय के चरित्रों और इतिहास के चरित्रों को लेकर एक समय गढ़ता है, कहानी गढ़ता है, इतिहास भी एक खास तरह की कहानी ही होती है। इतिहास की कहानी और साहित्य की कहानी में सिर्फ फर्क इतना होता है कि इतिहास कंकर, पत्थर, ईंट और चंद किताबों, हस्तलिपियों को जुटा करके कहता है कि देखो ये प्रमाण है, इसलिए सच है। साहित्य सिर्फ ये करता है कि उस समय के जनजीवन की धड़कनों को, मनुष्य के चरित्रों को, मनुष्य की आकांक्षाओं को, मनुष्य के मनोविज्ञान को रचना में रख देता और कहता कि पढ़ो, ये सच्चा समय है। तो साहित्य और इतिहास दोनों अपने अपने समय के दरअसल अतीत को ही गढ़ते हैं और हमें बताने की कोशिश करते हैं। उस रूप में अमीर खुसरो हो, विद्यापति हो, या बाद के जितने कवि हो, पीछे जितने कवि हो, कालिदास हो, सब के सब अपनी अपनी रचना के माध्यम से एक खास तरह का दस्तावेजीकरण करते हैं। आप खुद ध्यान दोगे कि आप में से जो भी थोड़ा सा कवि मन का है, जब भी कोई समाज में कुछ उथल पुथल होता है जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है, या फिर अच्छा बहुत कुछ होता है, तो आप देखेंगे आपके मन में उन चीजों के प्रति एक गहरी संवेदना जगती है। और अच्छा है तो उसकी प्रशंसा में आप कविता लिखते हैं। जब आप अच्छे की प्रशंसा में कविता लिख रहे हैं, तो आप भी तो भाषा में उस अच्छाई को अपने समय में दर्ज कर रहे हैं जो आपके समय में हो रहा है। या कुछ बुरा होता है, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हों, चाहे किसी की हत्या हो, चाहे कोई और दुर्घटनाएं हों, और लगता है कि ये गलत तरीके से हो रहा है, गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ ही अपनी कविता में शिकायत दर्ज करते हैं और बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, ये कितना खराब समय है, मनुष्यता कितनी गिर रही है, तमाम तरह की बातें करते हैं। आप भी एक दस्तावेजी कर रहे हैं। इतिहासकार आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद कोई उठेगा और समय का इतिहास लिखने की कोशिश करेगा, तब सारे ब्यौरे ले लेगा, सारा डेटा ले लेगा, लेकिन आपकी कविता को नहीं लेगा। कहेगा क्या कि ये तो कल्पना है। जो अपने समय का हकीकत है, जो अपने समय का वर्तमान है, उसे आप कल्पना कह के खारिज कर देते हैं। और जो मूक पत्थर हैं, जो मूक किताबें हैं, अन्य तरह के हस्तलिपियां हैं, उनको आप कहते हैं कि ये तो जीवित
इतिहास है। तो ये समझने का भ्रम है। और अगर आप कविता के माध्यम से जीवन के इतिहास को पढ़ना जानते हैं, तो खुसरो की पहेलियों, गीतों के माध्यम से आप देखिए कि स्त्री जीवन के किस इतिहास को, स्त्री जीवन के किस ऐतिहासिक पहलू को काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मेरे जैसे गीतों से रखते हैं। और आपको पता चलता है कि स्त्रीत्व को लेकर, स्त्री जीवन को लेकर, स्त्री भावना और संवेदना को लेकर उनकी कविता में कितनी गहरी मानवीय भावना व्यक्त की गई है, ये आपको पता चल जाता है। इसके लिए अलग से कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं है। एक बात कही जाती है कि गांधी जी ने चरखा का ज़िक्र किया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में चरखा को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना दिया। जो अंग्रेजी औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी, उसके बरक्स भारतीय देशी जो कुटीर व्यवस्था है, घरेलू औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, चरखा को उस माध्यम के रूप में गांधी जी ने रखा और विदेशी बहिष्कार चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए चरखा का मैक्सिमम इस्तेमाल करने पर बल दिया। गांधी जी ने चरखे का इस्तेमाल राजनीतिक संदर्भ में लाकर किया तो इतना हाइलाइट हुआ। लेकिन हम ये बात देख सकते हैं कि खुसरो की कविता में भी चरखे का इतिहास मौजूद है। जो उनकी कुछ मुकरियाँ हैं, उनमें चरखों का और चरखों के जो क्रियाक्रम है, उनका भी ज़िक्र है। और उस बहाने एक एक हम कह सकते हैं कि उनके समय का एक आर्थिक इतिहास उनकी कविताओं में आपको मौजूद दिखाई दे जाता है। है तो बुझौल की तरह, लेकिन आप ज़रा सुनिए। भार भुजावन हम गए। गाँव के इलाकों में पहले की परंपरा थी, अब तो भूजे मशीनों में भून दिए जाते हैं और गलियों में और चौराहों पर बिकता रहता है, मशीनों से जो भूजे भूने जाते हैं। गाँव में एक परंपरा थी कि गाँव के कोने पे चौपाल के पास कुछ लोग भूजा भूनने वाले थे, जो रोज शाम को बैठते थे। लोग अपना चावल, गेहूँ, अनेक तरह की चीज लेकर आते थे और भार भूजने वाले, भूजा भूजने वाले उनको भूज कर दे दिया करते थे। उसके बदले में पैसे या उसके बदले में अनाज का एक हिस्सा वो रख लेते थे। उसी चीज का इस्तेमाल करते उन्होंने देखो चरखों का भी कैसे जिक्र किया है। भार भुजावन हम गए, पल्ले बांधी ऊन। भार भुजावन हम गए, पल्ले बांधी ऊन, कुत्ता चरखा ले गयो, कायते फटुक चून। यह चरखा शब्द का इस्तेमाल है। फिर दूसरा एक और है, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आयो कुत्तो आयो कुत्तो गई तू बैठी ढोल बजाए। उस समय की आर्थिक गतिविधियों में चरखा भी एग्जिस्ट करता था और वो चरखा मनुष्य के जीवन का एक आर्थिक स्रोत था, गहरा स्रोत था। इस बात का भी संकेत आपको मिलता है। जब हमने अभी जिक्र किया, मैंने इसलिए उदाहरण दे दिया कि मैंने अभी जिक्र किया कि अमीर खुसरो जैसे कवि और हर कवि जो सीरियस कवि है, गंभीर कवि है, मैंने कहा ना कल की कुछ कवि लंपट कवि भी होते हैं, जो समाज में जो भी गलत सही हो रहा है उसका मजा उड़ाते हुए लोगों को हंसाते खिलाते पैसा उसके माध्यम से कमा लेते हैं, सस्ती भावनाओं को बेचते हैं वो। तो ये लंपट कवि भी होते हैं। लेकिन जो गंभीर कवि होते हैं, दरअसल हर समय का, हर दौर का कवि, चाहे आप आज के नागार्जुन को ले लें, निराला को ले लें, जयशंकर प्रसाद को ले लें, या हमारे समय में जो और लोग कविता लिख रहे हैं उनको भी ले लें, तो अपने समय का हर गंभीर कवि, हर सीरियस कवि, यहाँ तक कि लंपट कवि भी अपनी कविता में इतिहास को दर्ज करता चलता है। उस रूप में मैंने इसका जिक्र किया कि देखिए मुझे अचानक गांधी की याद आ गई कि गांधी चरखा लेकर के आए और चरखा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उन्होंने अलग ही दिशा दी थी। वो चरखा कहीं ना कहीं उस समय की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, उसका प्रतीक के रूप में उस समय भी जिंदा थी। और जब वो जनजीवन का जिक्र करते हैं, उसकी छोटी छोटी गतिविधियों का जिक्र करते हैं, तो उसमें चरखे का बार बार उनकी कविता में वर्णन आता है। कोई चीज कविता में जब बार बार जगह बनाती है, इसका मतलब जीवन में कहीं वो बहुत मुख्य भूमिका निभा रही है, इस चीज का संकेतक होती है। तो उस रूप में आप देखेंगे तो अमीर खुसरो की कविता में कुछ चीजें इस तरह से आ रही हैं, जिनको देखते और पढ़ते हुए आपको लगता है कि अमीर खुसरो जनजीवन के कितने नजदीक थे और उनकी कविता जनजीवन की संवेदना के साथ साथ उसके यथार्थ को भी किस हद तक छूती थी। हम सब जानते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म 3 मार्च सन 1253 ईस्वी को हुआ था। पटियाली जिला, आज का जो एटा जिला है, जो मुख्य रूप से हमारे मुलायम सिंह यादव सपा नेता हैं, उनके उनका इलाका माना जाता है, वहां पर हुआ था। और उनको
जलालुद्दीन खिलजी ने सारी उपाधियां दी थी। हम सब उनके नाम जानते हैं कि अबुल हसन यमीनुद्दीन था, खुसरो इनका उपनाम था, जैसा कि अधिकतम लोकप्रिय कवि ऐसा नाम के साथ कुछ और नाम जोड़ लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस तरह का करते हैं। नागार्जुन तो पूरे उपनाम से ही लिख रहे थे, उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री था और कवि के रूप में उनका नाम सिर्फ लोग नागार्जुन जानते हैं। तो एक इतिहास है और वो चीज आपको इनके नाम में भी दिखाई देता है। और ये साहित्यिक व्यक्तित्व का पहला लक्षण होता है कि जो नाम दिया गया है वो उस नाम से संतुष्ट नहीं होता है, उसे लगता है कि मुझे अपना नाम खुद अर्जित करना पड़ेगा। और अलग अलग क्षेत्र में भी होता है कि लोग अपना नाम खुद अर्जित करना चाहते हैं दिए हुए नाम से। सर हाँ, जैसे अगे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, अगे अगे का अगे नाम क्यों पर आप लोग जानते होंगे। अगे एक समय अपने कुछ गतिविधियों की वजह से जेल भेज दिए गए थे और जेल में उन्होंने कुछ लिखा था जो हंस नाम की पत्रिका में छपने के लिए भेजा प्रेमचंद के पास। तो प्रेमचंद ने पूछा कि भाई इस रचनाकार का नाम क्या है। सर प्रेमचंद का भी तो मूल नाम धनपत राय था उनका नाम। तो नाम ही बदलना पर आप जानते ही हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई इस लेखक का नाम क्या है। तो अगे तो वैसे ही जेल में थे तो डर के मारे उनका नाम क्या बताया जाता। तो फिर देने वाले ने कह दिया कि अज्ञेय है, मतलब उसने कहा कि बताया नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है, उसने ये कहा। लेकिन प्रेमचंद को लगा कि अज्ञेय है तो ठीक है अज्ञेय ही नाम रख देते हैं। तो वो अज्ञेय नाम से जो उनकी एक रचना छपी, उसके बाद उनका नाम जब वो बाहर निकले तो उनको लगा कि एक बड़ा अच्छा मतलब बन सकता है। फिर वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय की परंपरा बन चली उनके नाम के साथ ही, ये बात जुड़ चली। आगे हम लोग बात करेंगे कि हमने देखा कि उनकी कविता में दो बातें पहले हमने देखी कि हिंदी भाषा और हिंदी सामाजिक संवेदना को लेकर एक गहरा लगाव दिखाई देता है। उनकी कविता के का महत्वपूर्ण पहलू एक तो ये था। दूसरा हमने देखा कि स्त्री जीवन को उन्होंने अपनी कविता में कैसे चित्रित किया है। तो हमने देखा कि दो रूपों में उनकी कविता में स्त्री जीवन आया हुआ है। पहला तो आध्यात्मिकता और प्रेम का प्रतीक बनकर स्त्री जीवन आया हुआ है, स्त्री आई हुई है। और दूसरा फिर हमने देखा कि वर्तमान सामाजिक जीवन में, जो उस समय का वर्तमान सामाजिक जीवन था, उस सामाजिक जीवन के भीतर स्त्रियों की जो दशा थी, स्त्रियों की जो जीवन स्थितियां थी, स्त्री जीवन का जो यथार्थ था, जो दारुण स्थिति थी, उसे भी वो अपनी कविता में गीतों के माध्यम से उभार कर लाते हैं। कवियों की खासियत ये होती है कि वो सच्ची बात कहता भी है और तरीका ऐसा होता है कि आप उसी सच्ची बात को अपने गले से लगाकर चलते हैं। ये अलग बात है कि उस सच्ची बात पर आप विचार नहीं कर पाते अपनी वैचारिक मजबूरी की वजह से, या स्थितियों की मजबूरी की वजह से, या पोजीशन की मजबूरी की वजह से। काहे को ब्याही विदेश से लख बाबुल मोरे, इस पूरे गीत में एक बेटी के द्वारा अपने बाबुल की गहरी आलोचना है, पितृसत्ता की गहरी आलोचना है, तीखी आलोचना है। और फिर भी उस गीत को पूरा भारतीय समाज, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उस गीत को गुनगुनाता है, गाता है। और गाते गाते हम देखते हैं कि समाज बदलता है, बेटियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी। धीरे धीरे समाज जैसे जैसे बदला है, बेटियों की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। तो गीतों का प्रभाव एक अनंतकालीन प्रभाव होता है, अचानक आपको कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। हम लोग जब सामान्य रूप से गाना सुनते हैं तो हम गाने के थोड़ी हो जाते हैं, गाने अनुसार नहीं जीने लग जाते। लेकिन हमारी मनस्थितियां कहीं ना कहीं उस गाने के अनुकूल जो अच्छी लगती हैं, हमारी मनस्थितियां अलग तरह से अंदर ही अंदर थोड़ी सी पिघलती रहती हैं, थोड़ी सी बदलती रहती हैं। वो इतनी महीन तरीके से, इतने सूक्ष्म तरीके से पिघलती और बदलती है कि जो मैं खुद बदल रहा हूँ मैं भी उस चीज को चिन्हित नहीं कर पाता। 6 महीने साल भर में कोई और हमें कहता है कि आजकल तुम्हारा मिजाज अलग तरह का रहता है, आजकल देखता हूँ तुम्हारे उठने बैठने का तरीका बदल गया है, आजकल तुम बहुत ज्यादा प्रेम से शांतिपूर्ण तरीके से बोलने लगे हो, तुम्हारा स्वभाव बड़ा अच्छा हो गया है, कूल हो गए हो तुम, गंभीर हो गए हो तुम। जब आपकी आपकी तरफ इस तरह की प्रतिक्रिया आने लगती है तो लगता है कि जो कुछ पढ़ लिख रहे हैं, स्वतंत्र रूप से आप देख समझ रहे हैं, उसका एक गहरा असर आपके व्यक्तित्व में आ रहा है। कोई कहता है तो हम सीधे सीधे प्रतिक्रिया कर देते हैं, लेकिन जब हम खुद अर्जित करते हैं उस प्रभाव को तो वहां प्रतिक्रिया के लिए कोई जगह नहीं होती है। एक सही बात का एक पॉजिटिविटी अपने आप आपके व्यक्तित्व में आती चली जाती है। वैसे ही समाज के व्यक्तित्व में भी एक बड़ा परिवर्तन होता है साहित्य के माध्यम से, नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। आप देखेंगे तुलसीदास का रामचरितमानस है तो उसके नकारात्मक असर भी पड़े, एक धार्मिक रूढ़िवादिता भी विकसित हुई, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने उससे प्रेरणा लिया और धार्मिक रूढ़िवादिता की जगह से समाज को बदलने की बात भी सोची, आंदोलन भी किया। महात्मा गांधी
कहते हैं कि रामचरितमानस उनका प्रिय ग्रंथ था और राम का नाम जपना उनका प्रिय सगल था। रामचरितमानस प्रिय ग्रंथ क्यों था? क्योंकि उन्होंने देखा कि राम ने कैसे भारत की पिछड़ी जनता को इकट्ठा करके रावण को परास्त किया। एक बड़ा मैसेज, इतना बड़ा पॉलिटिकल मैसेज तो आज तक किसी ने रामचरितमानस से लिया ही नहीं था, और गांधी ने लिया। और ये देखा कि जैसे राम भारत की जनता को, जब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे, तो राज दरबार का की वेशभूषा, राज दरबार की वाणी सबका त्याग किया, जनता के बीच गए, जनता जैसा जीवन जिया, जनता जैसी वाणी का इस्तेमाल किया, जनता जैसे मनोगत भावों को अर्जित किया। और जब जनता मैं हो गए राम, तो जनता राम के पक्ष में खड़ी होगी, जनता राम के नेतृत्व में खड़ी होगी। और उस जनता के बल पे रावण जैसे आतताई सत्ता का राम ने अंत किया। और उनको पता था, भारत भ्रमण किया, गुरु गोखले ने उनको बताया कि अगर भारत को जानना समझना चाहते हो, भारतीय राजनीति में दाखिल होना चाहते हो, तो पहले भारत को जानो, भारतीय जनता को जानो। और गांधी ने 2 साल पूरे भारत का भ्रमण किया, और तब जाके पहला आंदोलन चंपारण से उन्होंने शुरू किया था। 2 साल पूरे भारत का भ्रमण किया, भारत की जनता, भारत की जनता की स्थिति, जीवन को नजदीक से देखा, समझा, जाना। फिर पता चला कि जो बैरिस्टर की तरह कोट पैंट पहन के हम घूमते रहते हैं, इससे भारतीय जनता इकट्ठी नहीं होगी। जब तक जनता को ये महसूस न हो जाए कि जो बदलाव की बात करता है वो मेरे जैसा ही है, तब तक जनता उसके साथ कैसे लामबंद हो सकती है। और अब देखिए कि गांधी का पूरा रहन सहन, व्यवहार, तरीका, वाणी सब बदल गया। गुजराती थे, अंग्रेजी अच्छा बोलते थे, खरी बोली हिंदी के पक्ष में खड़ा होना और खरी बोली हिंदी को जीवन का कंठार बना लेने की जरूरत क्या थी? लेकिन नहीं, उन्होंने उस खरी बोली हिंदी को चुना जिसमें अधिकतम भारतीय को संबोधित कर सकते थे, अधिकतम भारतीय नागरिक को जोड़ सकते थे। तो ये रामचरितमानस का इतना गहरा और सकारात्मक असर लिया, पड़ता है, युगों तक पड़ता है। पूरे भारत का युग चरित्र बदल गया उस प्रभाव से भाई। गांधी अगर उस तरह से नहीं नेतृत्व करते जैसा कि उन्होंने राम के चरित्र में देखा, मे भी ये आजादी और थोड़ी डिले हो जाती, या आजादी का नक्शा कुछ और तरह का हो जाता। तो एक रामचरितमानस कितना गहरा असर रखता है। कबीर के दोहे, उसके कुछ नकारात्मक असर भी है, कुछ सकारात्मक असर भी है। कुछ लोग कबीर के दोहों पर के भक्त संबंधी रूढ़िवादी असर ले लेते हैं, बाकी लोग विद्रोही चरित्र अर्जित करते हैं। और समाज में जो भी बुराइयां हैं, गलत है, जिसकी कबीर ने आलोचना की, रूढ़ियां हैं जिसकी कबीर ने आलोचना की, आज भी लोग आलोचना करते हैं। और जब भी उन्हें लगता है कि मेरी बात ठीक से नहीं जा रही है, तो कबीर के दोहे रख के अपनी बात को मजबूत तरीके से रखते हैं। तो साहित्य का ये असर होता है। और उस रूप में अमीर खुसरो ने जिस तरह से कविता लिखी और जिस तरह की कविता लिखी, आपको भारतीय समाज पर असर डालने वाला दिखाई देता है। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कविता में, उनकी कविता का मूल भाव हमने बात की थी कि उनकी कविता की संवेदना का एक बड़ा गहरा रंग है, जो लगभग हर चीज में दिखाई दे जाता है। चाहे प्रेम का लिखें, चाहे आध्यात्म का लिखें, चाहे मुकरियां लिखें, चाहे कुछ और लिखें, वो एक रंग है जो जगह जगह उनकी कविता में उभर कर आता है। और वो रंग क्या है? आध्यात्मिकता का रंग, भारतीय भाषा में कहें भक्ति का रंग, और सूफीज्म में कहें तो वो लौकिकता से अलौकिकता की तरफ जाने की यात्रा है। वो ये चीज उनकी कविता में बहुत गहराई के साथ मौजूद है। बार बार कविता में वो चीज उभर कर आती है सामने। गुरु गुजर गए, और गुरु गुजर गए तो शोक में एक कविता लिखते हैं। 5 दोहे हम लोगों ने पढ़े थे, और देखिए उन 5 दोहों में गुरु की मृत्यु को उन्होंने कैसे ईश्वर से संवाद करने का माध्यम बना दिया। और मनुष्य जीवन को, जो उस समय के और लोग थे, गुरु की मृत्यु, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु को, पूरे मानव जीवन को एक दार्शनिक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। अपने गुरु को सोया हुआ देखा और लगा कि गुरु तो ऐसे सोए हुए हैं जैसे कोई गोरी अपने मुख पर को केस से, बालों से ढक रखा और चिर निद्रा में लीन हो गई है। मैसेज क्या देते हैं? चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। इसी तरह तुम्हें भी सोना है खुसरो, अब चलो अपने घर। अपना घर कौन सा? खुदा का घर, एक परमानेंट घर, जहां से फिर लौट कर नहीं आना होता है। चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। तो ये जो एक आध्यात्मिक भावबोध है, वो उनकी कविता का बहुत आधारभूत चरित्र है। वाजिब है, ऐसा होना तय है। हम लोगों ने बात की थी कि खुसरो पर सूफीज्म का एक गहरा असर है, और उनके गुरु खुद निजामुद्दीन औलिया थे।
जिनका मजार आज भी एक जिंदा मजार माना जाता है, और पूरे भारत से लोग आते हैं उस मजार पर अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए। तो उस रूप में उनके भीतर वो चीज़ मौजूद थी जो गुरु ने दिया था, और वो सूफी दर्शन उनके भीतर समाहित था। और उनके वो लिखे हुए दोहे, मुझे लगता है कि जब तक ये मानव समाज है, अनंत काल तक ये सारे के सारे दोहे अमर रहेंगे। और मतलब ये कवि ऐसा है जिसमें प्रेम और आध्यात्मिकता भी आप देखेंगे कि साथ साथ मिलता जुलता आता है। प्रेम है, आध्यात्मिकता है, राग है और विराग है, दोनों एक साथ है। ये भी उनकी कविता के का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि एक ही कविता आपको प्रेम का संदेश भी दे रही है और उसी समय आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाने की बात करती है। एक ही कविता आपके भीतर एक राग उत्पन्न कर रही है, और उसी क्षण अंतिम पदों तक जाते जाते, अंतिम शब्दों तक जाते जाते आपको विराग से भर देती है। विराग मतलब प्रेम है, और प्रेम अनंतिम है, अंतिम सच है। इस जीवन में है तो प्रेम करने से हम मनुष्य बने रह सकते हैं, मानवीय बने रह सकते हैं। लेकिन यही प्रेम जब ईश्वरीय प्रेम में बदलेगा तभी हमें जीवन से मुक्ति मिलेगी, तभी हमें अल्लाह के घर में जगह मिलेगी। तो एक तरफ प्रेम जीवन के राग का आधार बनता है, और दूसरी तरफ यही प्रेम ईश्वर के घर की तरफ यात्रा करने का माध्यम बन जाता है। और इसी में दोनों भाव मौजूद हैं। प्रेम जीवन की तरफ खींचता भी है, और प्रेम उस वही प्रेम कहता है कि इसी जीवन से मुक्त होना ये भी तुम्हारे भीतर एक समझ रहनी चाहिए। खींचने वाला राग पैदा करता है, मुक्त होने वाला विराग पैदा करता है। तो प्रेम और आध्यात्मिकता, राग और विराग, उनकी कविता का एक अमूल्य निधि है, एक अमूल्य भाव है। और हम सब जानते हैं कि अमीर खुसरो जिस कवि के रूप में जाने जाते हैं और जिस एक बेहतर पोएट के रूप में हम उन्हें मानते हैं, उसमें उनके इस राग विराग, प्रेम और आध्यात्मिकता को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और उसी वजह से समाज उन्हें जानते भी हैं। भारतीय स्त्री वेदना गाथा की झलक के साथ साथ प्रेम की ये गहरी भावभूमि, प्रेम का ये गहरा रंग उनकी कविता को अमर बना देता है। और ये अमरता कुछ कवियों को प्राप्त होती है, जैसा कि खुसरो को प्राप्त था। मुख्य रूप से अमीर खुसरो की जो हम कविता पढ़ते हैं वो इसी तरह की भावभूमि की कविताएं हैं। बाकी उनकी कुछ कविताएं हैं, और उन कविताओं की जमीन थोड़ी सी अलग है। उन कविताओं में जीवन के कुछ हल्के फुल्के रंग भी हैं, जीवन के जो यथार्थ धरातल की कुछ बातें होती हैं वो भी हैं, जैसे पहेलियां हैं। पहेलियां में तो अमूमन होता है बूझो तो जानो, और वो भी शिक्षा देने के माध्यम से। तो उनकी कविता का एक हिस्सा ऐसा है जो मनुष्य को आम जीवन में शिक्षा देने का काम करता है। ये भी उनकी संवेदना, काव्य संवेदना का एक पहलू बनता है। उनकी कविता की एक विशेषता बनकर इस रूप में भी सामने आती है। और जिसमें हम लोगों ने बचपन से भी सुना होगा, श्याम बरन और दांत अनेक, श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथों से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है उसको पहचान बताई जाती है। बच्चे को नहीं शिक्षित किया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा तो गाय, जैसे जिसके दो सींग हो, दो आंख हो, दो कान हो, चार पांव हो, ये हो वो हो, ये गाय कहलाती है। तो उसी तरह से चीजों की शिक्षा, वस्तुओं की शिक्षा, पहचान बताने के लिए उन्होंने पहेलियों का इस्तेमाल किया है, निर्माण किया है। ये ठीक उसी तरह का स्वभाव है जैसे आजकल बहुत सारे गंभीर कवि भी होते हैं, और फिर वो बाल कविता भी लिखते हैं, बच्चों को शिक्षित करने के लिए बाल कविता भी लिखते हैं। तो अमीर खुसरो के यहाँ पहेलियां और मुकड़ियां इसी रूप में दिखाई देती हैं कि आम जीवन को एक तरफ आध्यात्मिकता और प्रेम का संगीत भी सुना रहे हैं, और उनके व्यावहारिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हुई शिक्षा भी दे रहे हैं कविता के माध्यम से। तो मुकड़ियों और पहेलियों के माध्यम से उन्होंने मनोरंजन के साथ शिक्षा कैसी दी जा सकती है, अपनी कविता में इस बात का उदाहरण उन्होंने पेश किया है। जैसे एक और उदाहरण है, पुरुष ने ऐसी करी एक पुरुष ने ऐसी करी, खूंटी ऊपर खेती करी, खेती बारी दैल जलाए, वाई के ऊपर बैठा खाए। अब ये उल्टा है, बात उल्टी है। एक पुरुष ने ऐसी करी, खूंटी ऊपर खेती करी। खूंटी के ऊपर खेती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन ये खूंटी के ऊपर खेती होने का बोध कहाँ से जुड़ा है, किस व्यवसाय से जुड़ा है, उस व्यवसाय की पहचान बताने के लिए उन्होंने एक, जिसे कबीर के यहाँ उलटबासियां कहा जाता है, उस फॉर्म में कविता लिखी। और फिर पूछा कि बताओ क्या है ये। पता चला कि जो कुम्हार है उसका काम इसी तरह से होता है, उल्टा, बर्तन को उल्टा किया जाता है, फिर उस
वो उसके ऊपर चीजें रखी जाती है, फिर उसको जलाया जाता है और फिर फसल पैदा होती है, पक्की फसल पैदा होती है। तो आर्थिक मामलों के प्रति सजगता भी आप इसमें देख सकते हैं कि जितने जिन कामों को करके हम अपने व्यावहारिक जीवन को जी सकते हैं, व्यावहारिक जीवन को एक व्यावसायिक जीवन में बदल सकते हैं, उसके प्रति भी जागरूकता देखी जाती है। लेकिन मोटे तौर पर इस तरह की बातों को हम यूं रेखांकित कर सकते हैं कि अमीर खुसरो अपनी कविता के माध्यम से जहाँ प्रेम, आध्यात्म, मनोरंजन करते हैं, वहीं उसके साथ साथ आम जीवन में शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी माध्यम बना देते हैं अपनी कविता को, और व्यावहारिक जीवन में रोजगार से संबंधित तमाम चीजों की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, जिनमें मुकरियां और पहेलियां महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। और इस तरह से मुकरियां, पहेलियां हैं, दो सुखने हैं, और भी जो काव्य विधाएं हैं जिनका भी हमने शुरू में जिक्र किया था, वे सब के सब कहीं ना कहीं अनमेलिया है, ढकोसला है, ये सब कहीं ना कहीं अमीर खुसरो की कविता का एक अलग तरह का परिचय देता है, और ये भी बताता है कि एक कवि का व्यक्तित्व तो कितना खुला और कितना विराट होता है। कुछ कवि होते हैं, गजल लिखते हैं, और गजल में जो प्रेम कविता लिखना शुरू करते हैं, आजीवन मर जाते हैं और वही गजल लिखते ही रह जाते हैं, उससे अलग लिखते नहीं, क्योंकि गजल की चार की प्रशंसा हो गई तो उनको लगा कि मेरा तो व्यक्तित्व ही गजल वाला है, इससे अलग मैं कुछ भी लिखूंगा तो लोग मुझे हल्का मान लेंगे, फुल्का मान लेंगे, सहज नहीं रहेंगे। लेकिन एक कवि है जो फारसी में गंभीर ग्रंथ लिखता है, आध्यात्म और प्रेम की कविता लिखता है, और बिल्कुल सतही जीवन में जो सामान्य बातें प्रचलित हैं, सामान्य अनुभव और शिक्षा की बातें हैं, उनके लिए मुखरियां, पहेलियां, दो सुखने, दो कोसलों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को शिक्षा और मनोरंजन भी देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अमीर खुसरो का जो काव्य जगत है, कविता का संसार है, उसका दायरा बहुत विस्तृत है और जीवन के बहुत तरह के अनुभवों को समेटता हुआ सामने आता है, जिसमें केंद्रीय जो पहलू है, संवेदना के जो केंद्रीय पहलू हैं, उसमें प्रेम, आध्यात्म और स्त्री जीवन का वर्णन। ध्यान दिए, प्रेम, आध्यात्म और स्त्री जीवन का वर्णन, ये उनकी संवेदना के केंद्रीय पहलू हैं, जिससे जुड़े हुए सौंदर्य और भाव बार बार अलग अलग दोहों, अलग अलग गीतों, अलग अलग कव्वालियों के माध्यम से उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। और इसके ठीक दूसरा अलग और दूसरा पहलू है सामान्य जीवन के लोक अनुभवों को, सामान्य जीवन के व्यावसायिक शैक्षणिक बातों को मुकरियों, पहेलियों, दो सुखने, ढकोसलों के माध्यम से, अनमेलियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। इन दोनों रूप में अमीर खुसरो हमारे सामने एक श्रेष्ठ कवि के रूप में आते हैं। इतनी मोटी बातें तो हमारे पास रहनी ही चाहिए, और इनसे जुड़ी हुई और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आगे आने वाली क्लास में मैं आप लोगों से साझा करूंगा। अमीर खुसरो के बारे में मोटे तौर पर इतनी बात जानने की जरूरत थी, आज मैंने ये बातें आप लोगों के सामने रखी है। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न होगा, कोई जवाब होगा, या आपके पास कुछ कमेंट होंगे तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। कुछ है किसी के पास कोई कमेंट तो रख सकते हैं, प्लीज, वेलकम। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है आज हम लोगों की इतनी बात काफी है। सर, हाँ विनीत। सर जैसे आपने कहा था ना कि ये दोहा था कि सर वो मतलब खुसरो वाला कि उसने अपने गुरु के बारे में कहा है कि जैसे लेटी हुई है स्त्री बाल डालकर। तो सर मुझे एक बात पता है सर, खुसरो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने गुरु की मतलब एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरु की मृत्यु के अगले दिन ही अपने प्राण त्याग दिए थे। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात आधी सच है और आधी गलत है। गुरु की मृत्यु के नेक्स्ट डे उन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे, कुछ समय बाद उनका भी प्राणांत हो गया था, क्योंकि गुरु के प्रति उनका इतना गहरा लगाव था कि वो गुरु के बिना जिंदा रहना नामुमकिन मानते थे, और गुरु के जाने के बाद जीवन के होने का विश्वास उनका कमजोर पड़ गया। तो ऐसे लोगों की क्या दिक्कत होती है कि वो अचानक अवसाद में चले जाते हैं, तबीयत खराब होती है और फिर वो ठीक नहीं होते हैं तो गुजर ही जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि लोगों को उनके गुरु के प्रति उनकी आसक्ति को इतना बड़ा और महान दिखाना होता है कि फिर एक दंत कथा चल पड़ती है कि गुरु की मृत्यु के नेक्स्ट डे ही या कुछ समय बाद ही, मतलब उसी क्षण ही उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो एक ऐसा चलन है। ये भी एक विशिष्ट पहलू है एक व्यक्ति के भीतर, एक कवि के भीतर, जो सूफी दर्शन है और सूफी दर्शन से का ज्ञान देने वाला जो गुरु है, उसके प्रति इतना गहरा लगाव हो सकता है क्या? मतलब गुरु जो देता है ज्ञान, सिर्फ उसके प्रति सम्मान नहीं है, लगाव नहीं है, बल्कि गुरु जिसने कबीर की तरह पाछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, पैड़े में सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ, तो जिस गुरु ने दीपक हाथ में दिया
उस गुरु के अवसान से एक शिष्य को यह महसूस हो कि दरअसल दीपक बुझ गया। जिस दीपक के आईने में या जिस दीपक के आलोक में जीवन यात्रा कर रहा था, वो गुरु नहीं रहा, तो इस जीवन का क्या मायना है। ये बताता है कि दरअसल वो गुरु को ईश्वर से कम नहीं मानते थे, और जब मूर्त ईश्वर उनके जीवन से चला गया तो उनको लगा कि ये मूर्त जीवन भी बेकार है। और इसी वजह से इतना गहरा अवसाद आया, इतना गहरा अवसाद आया कि बहुत जल्दी ही उनके भी प्राण शरीर से निकल गए। जो उन्होंने लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भई चौदेस, वो दरअसल सिर्फ दोहा नहीं है, वो उनका जीवन है। जो वैसा ही हुआ उनके साथ, जैसा उन्होंने सोचा, जैसा उन्होंने महसूस किया, वैसा ही हुआ उनके जीवन में। इसलिए मैंने कहा ना कि कवियों की कविता सिर्फ मनोरंजन वाली चीज नहीं होती, वो दरअसल अपने समय का, अपने व्यक्ति जीवन का भी और अपने समय का भी इतिहास होती है। और जो भी आपने संदर्भ जिक्र किया वो एक इतिहास है, और उस इतिहास को बताने वाली कविता उनकी लिखी हुई मौजूद है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रहना भाई चल देस। तो इस रूप में आपने जो संदर्भ लिया है बहुत सही लिया है, और बहुत सही अर्थ में लिया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्लास को यहाँ खत्म करना चाहूंगा, फिर हम बात करेंगे। निष्कर्ष निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि खुसरो, दरअसल खुसरो का जो काव्य है वो दो संस्कृतियों के बीच पुल बनाने वाला है। और पुल बनाने वाला ही नहीं है, बल्कि वह तो एक ऐसी चादर बुनने वाला है जिसका ताना यदि मुस्लिम संस्कृति का है तो बाना हिंदू संस्कृति का है। और यह आंतरिक संयोजन उनके जीवन, अनुभव और रक्त से तैयार हुआ है। इस बात की तरफ जायसी ने भी इशारा किया है। जोरी लाए रकत के लिए, जब वो कविता लिख रहे हैं तो कहते हैं कि इस कविता की पंक्तियों को मैंने अपने रक्त की लोई से जोड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। और ये चीज अमीर खुसरो की कविता के बारे में भी कहा जा सकता है कि फारसी का इतना घनिष्ठतम गंभीरतम विद्वान होने के बावजूद जो भारतीय जीवन संस्कृति थी जिसमें वो पैदा हुए थे, उसके प्रति इतना गहरा लगाव था। और इसके गवाह उनके गजल हैं। गजल बेसिकली वो फारसी में लिखते थे, लेकिन जब उन्होंने हिंदी में गजल लिखने की कोशिश की तो उसकी एक पंक्ति फारसी की बनती है, दूसरी पंक्ति हिंदी की बनती है, खड़ी बोली हिंदी की बनती है। और जो हमने कहा कि वो दरअसल दो संस्कृतियों को मिलाने वाले थे, मुस्लिम और हिंदी संस्कृति को एक करने वाले थे, वो उनका गजल उसका प्रमाण है। अद्भुत कवि है, ऐसा किसी और ने नहीं किया कि गजल लिखे और गजल की एक पंक्ति फारसी में आ जाए, दूसरी पंक्ति हिंदी में अपने आप में आ जाए, और आप पढ़ें तो आपको लगे नहीं कि दूसरी भाषा है भी। तो ये जो एक शख्सियत थी उनकी, ये जो एक ताकत थी उनकी कवि के रूप में, वो उनको विशिष्ट बनाती है। सर लेफ्ट हो गए। ज्वाइन हो गए सर फिर। सर लेफ्ट नहीं हुए, दरअसल लैपटॉप को मैंने चार्जर पे लगाया नहीं, और लैपटॉप ने कहा कि मैं लेफ्ट हो जाता हूँ, तुम राइट नहीं होगे तो मैं लेफ्ट हो जाता हूँ। तो लैपटॉप ने जवाब दिया तो मैं मोबाइल से एंट्री लेकर के, खैर हमारी बातचीत भी लेफ्ट हो गई थी। तो आगे अमीर खुसरो पर कोई बात हमारी होगी तो हम अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल कल की क्लास हमारी होगी तो उसमें हम लोग विद्यापति की पहली कविता पढ़ेंगे। आप लोगों से मैंने कविता साझा कर दी है, आप लोग विद्यापति की पहली कविता पहला छंद जरूर पढ़ के आइएगा, उस पर कल बातचीत होगी। बहुत बहुत जी धन्यवाद। आप लोगों से मिलते हैं फिर कल की क्लास। थैंक यू थैंक यू सर। धन्यवाद नमस्ते सर। सर मुझे क्लासरूम में ऐड कर देना। सर आपका माइक ऑफ है। मैंने कहा क्लासरूम में ऐड कर दूंगा, अपना रोल नंबर भेज देगा। थैंक यू।